स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गई थी, इसको बंद कर देता हूँ। स्टार्ट करते हैं। बेटा स्टार्ट करते हैं। सेल्फ फ्लक्स एंड सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ फ्लक्स और सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ पे देखते हैं, कोई भी करंट कैरिंग लूप है, कोई भी करंट कैरिंग लूप है, दिस इज ए करंट कैरिंग लूप। तो बेटा सातवां लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेल्फ फ्लक्स, म्यूचुअल फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस देखते हैं। तो अभी हमें कुछ एलआर सर्किट्स वगैरह भी देखने होंगे, तो यहाँ पे कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। ये कोई भी एक लूप है, ये कोई भी एक लूप है, इसमें करंट ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर डिफाइंड होता है। तो हम फ्लक्स निकालने के लिए, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, एरिया वेक्टर डिफाइन कैसे होता है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में बोलता वक्त के साथ डिफाइन करेंगे। तो इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ होगा, और किसी भी लूप की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। इस लूप में करंट आई आ रहा है, इसके यहाँ पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में, और बाहर आएगी इस डायरेक्शन में। सो फ्लक्स इन लूप, फ्लक्स इन लूप ड्यू टू इट्स ओन current is called self flux। तो इसके अंदर जो इसका अपना फ्लक्स आएगा, इसके अंदर जो इसका अपना फ्लक्स आएगा, उसको बोलते हैं सेल्फ फ्लक्स, उसको बोलते हैं सेल्फ फ्लक्स। तो ये सेल्फ फ्लक्स आएगा v डॉट डी एस इंटीग्रल, ये सेल्फ आएगा v डॉट डी एस इंटीग्रल। तो किसी भी लूप में अब यहाँ पे देखते हैं सेल्फ फ्लक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सेल्फ फ्लक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि फ्लक्स बी डॉट ए होता है। मैंने बोलता है इलेक्ट्रोस्टैट्स में एरिया की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, प्लेन मैग्नेटिज्म में निकाल सकते हैं। तो अगर ये करंट इस डायरेक्शन में, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे लेना है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे आएगी, ये सेल्फ फ्लक्स होगा पॉजिटिव, ये सेल्फ फ्लक्स होगा हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ पे ध्यान रखना है एक बात का, अगर करंट जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, फील्ड उतनी आएगी। अब इस दूसरी बात को ध्यान से देखना, अगर लूप का शेप सेम रखता हूँ, करंट को डबल करता हूँ, हर पॉइंट पे फील्ड डबल हो जाएगी। अगर लूप का शेप सेम रखता हूँ, हर पॉइंट पे फील्ड को डबल करता हूँ, तो इसके अंदर फ्लक्स डबल हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे सेल्फ फ्लक्स। तो यहाँ पे हम दूसरी चीज़ डाल सकते हैं, सेल्फ फ्लक्स इन लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। सेल्फ फ्लक्स इन लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। तो किसी भी लूप का सेल्फ फ्लक्स करंट के प्रोपोर्शनल होगा, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आएगा L into I। दिस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी L इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब मेरी बात को ध्यान रखना, ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी मैंने जानबूझ के लिखा नहीं है, ये कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे लूप है, इसमें अगर करंट आई है, इसके अंदर फ्लक्स होगा, करंट को डबल करेंगे, हर पॉइंट पे फील्ड डबल हो जाएगी, क्योंकि एरिया सेम रहेगा, तो फ्लक्स डबल हो जाएगा। तो ये रहेगा कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। बट अगर करंट सेम रख के एरिया को चेंज करूंगा तो भी फ्लक्स चेंज होगा। करंट को सेम रख के इसके एरिया को चेंज करता हूँ, तो उस टाइम पे L कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट करना है,
L is constant if geometry of loop remains fixed। क्योंकि बहुत लोग इसको कांस्टेंट बोल देते हैं, ये कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, ये कांस्टेंट कब रहेगा जब इसकी शेप कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि ये देखिएगा लूप अगर इस शेप में है, इसमें करंट आ ही जा रहा है, फ्लक्स कर रहा है, लूप का शेप खींच के ऐसे कर देता हूँ तो फ्लक्स कम हो जाएगा। लूप को खींच के बिल्कुल ऐसे बना देता हूँ तो अंदर एरिया 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा 0। तो बेटा यहाँ पे दो बातें ध्यान देने वाली है। ये मैग्नेटिक मैंने बार बार बोल रहा था, किसी भी करंट कैरिंग लूप की वजह से पूरी प्लेन पे फील्ड, प्लेन की नॉर्मल आएगी। लूप के अंदर करंट की सर्कुलेशन की डायरेक्शन में फील्ड आएगी, लूप के बाहर ऑपोजिट आएगी, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप से, लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप से यहाँ से अंदर जाएंगी, बाहर से ऐसे आएंगी। तो किसी भी करंट कैरिंग लूप का एरिया वेक्टर जो होता है करंट की सर्कुलेशन की डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। तो इसको जरा देख लीजिएगा। बेटा अब लेते हैं म्यूचुअल फ्लक्स, अब लेते हैं म्यूचुअल फ्लक्स। म्यूचुअल फ्लक्स एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। बेटा यहाँ पे एक लूप लेते हैं 1, यहाँ पे एक लूप लेते हैं 1 और एक लूप लेते हैं 2, एक लूप लेते हैं 2। इसमें करंट डालते हैं I1, इसमें करंट डालते हैं I1, उसमें कोई करंट नहीं डालते, इसमें करंट डालते हैं I1, उसमें कोई करंट नहीं डालते। इस करंट की वजह से यहाँ पे फील्ड ऐसे आएगी और यहाँ पे फील्ड ऐसे होगी। अब ध्यान रखना, इस लूप को जितना दूर रखता जाऊँगा इस करंट की वजह से फील्ड आएगी, इसमें फ्लक्स कम होगा। इसको जैसे पास लेते आऊँगा इसका फ्लक्स बढ़ता जाएगा, इसका फ्लक्स बढ़ता जाएगा। इस करंट कैरिंग लूप की वजह से इसके अंदर 100 लाइन ऑफ फोर्स है, जो मैंने बोला था, बाहर भी 100 रहेंगी। तो इसका मतलब इस करंट कैरिंग लूप की वजह से इसमें जो फ्लक्स है इसमें हमेशा कम ही आएगा, इसमें हमेशा कम ही आएगा। तो इसकी वजह से इसमें जितना फ्लक्स आएगा, क्योंकि इस लूप में यहाँ पे 100 लाइन ऑफ फोर्स अंदर जा रही है, तो पूरी बाहर की स्पेस से 100 बाहर आएंगी। इसको जितना पास जाऊँगा इसमें फ्लक्स बढ़ेगा, इसको जितना दूर लेके जाऊँगा फ्लक्स कम होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं if geometry and configuration of both loops is fixed। तो इसको आगे पीछे लेके जाने से भी इसमें फ्लक्स चेंज करेगा, इसका शेप चेंज करने से भी फ्लक्स चेंज करेगा, इसका शेप चेंज करने से भी फ्लक्स चेंज करेगा। तो मैं ना इसका शेप चेंज कर रहा हूँ ना इसका शेप चेंज कर रहा हूँ, दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है इफ ज्योमेट्री एंड कन्फिगरेशन ऑफ बोथ लूप्स इज फिक्स्ड, तो दोनों की ज्योमेट्री फिक्स्ड है, दोनों की स्पेशल ओरिएंटेशन फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है। तो यहाँ पे इसमें करंट ऐसे है, इसमें करंट ऐसे है, तो यहाँ पे फील्ड आएगी, ये लूप 2 है, ये लूप 2 है, तो अपन लिख सकते हैं फ्लक्स इन 2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन 1। तो बेटा इसके करंट की वजह से इसमें फ्लक्स, तो किसी भी लूप में फ्लक्स दूसरे की करंट की वजह से इसको बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स, इसको बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स, इसको बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स। तो फ्लक्स इन 2 बिकॉज ऑफ करंट इन 1, तो इस लूप में दूसरे के करंट की वजह से जो फ्लक्स आएगा उसे म्यूचुअल फ्लक्स बोलेंगे। तो अगर लूप की सबकी शेप्स फिक्स्ड है, दोनों लूप्स की शेप फिक्स्ड है, दोनों की ओरिएंटेशन फिक्स्ड है, दोनों की इसमें डिस्टेंस फिक्स्ड है, यहाँ पे करंट को डबल करेंगे तो फील्ड डबल हो जाएगी, फील्ड डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्लक्स इसके प्रोपोर्शनल आएगा, तो फ्लक्स इसके प्रोपोर्शनल आएगा, तो फ्लक्स इसके प्रोपोर्शनल कब आएगा करंट के, जब बाकी सब कुछ फिक्स्ड है। क्योंकि करंट को सेम रख के भी इसको दूर करेंगे तो फ्लक्स डिक्रीज हो सकता है, डिक्रीज होगा।
तो बेटा यहाँ पे जो कोफिशिएंट आएगा, यहाँ पे जो कोफिशिएंट आएगा, this m is called coefficient of mutual इंडक्शन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, फ्लक्स का साइन पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। इस लूप में करंट इस डायरेक्शन में है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे डिफाइंड है, इसमें भी करंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई, तो इसका एरिया वेक्टर डिफाइन नहीं कर रहे। तो यहाँ पे फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, इसका एरिया वेक्टर कैसे लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम किसी भी लूप में पूरा फ्लक्स कैसे लेंगे, तो एक एग्जांपल लेते हैं, there are two loops carrying currents as shown, तो दोनों करंट कैरी कर रहे हैं। ये पहली लूप है, इसमें करंट है I1, ये दूसरी लूप है, दोनों को प्लेनर है, इसमें करंट है I2। इसका सेल्फ इंडक्टेंस है L1, इसका सेल्फ इंडक्टेंस है L2 और म्यूचुअल इंडक्टेंस है M। M इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में M दे रहा हूँ, इस पर भी मैंने पूरी डिस्कशन खत्म नहीं की है क्योंकि कुछ डाउट्स रह सकते हैं जो मैं अगले क्वेश्चन में क्लियर करूंगा। इसका इंडक्टेंस इसके रिलेटिव और इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस इसके रिलेटिव क्या सेम आएगा या नहीं। अभी मैं सेम मान रहा हूँ, इसमें करंट आई दिया तो इसमें फ्लक्स आएगा MI, इसमें करंट आई दिया इसमें फ्लक्स आएगा MI, के दोनों M सेम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो मैंने लिख दिया म्यूचुअल इंडक्टेंस M है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या है बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या है, इसमें करंट आई दिया I1 तो इसमें फ्लक्स कितना आना चाहिए L1 I1, इसमें करंट दिया I2 तो इसमें फ्लक्स कितना आना चाहिए L2 I2 सेल्फ फ्लक्स। इसमें करंट I1 दिया, इसमें फ्लक्स कितना आना चाहिए MI1, इसमें करंट I2 दिया, इसमें फ्लक्स कितना आना चाहिए उसकी वजह से MI2। तो क्या दोनों M बराबर होंगे, हर एक का सेल्फ इंडक्टेंस तो बराबर है। तो ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि M12 क्या M21 के बराबर होगा, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस इसके रिलेटिव और इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस इसके रिलेटिव क्या सेम है या अलग अलग। अभी तो हम सेम मान लेते हैं, तो यहाँ पे काम करते हैं, फाइंड फ्लक्स इन बोथ लूप्स। अब किसी भी लूप में फ्लक्स पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ये देखने के लिए उसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन से पता चलेगा। बाकी हम कुछ भी करें वो रट्टेबाजी है। फ्लक्स पॉजिटिव या नेगेटिव कौन से फॉर्मूले से देखेंगे, B.A। तो पहले में फ्लक्स कितना आएगा, फर्स्ट फ्लक्स इन नेट लूप। बेटा इसमें जो भी फ्लक्स आएगा इसके अपने करंट की वजह से आएगा, तो इसका एरिया वेक्टर जब इसका लेंगे अंदर की तरफ आएगा और इसकी वजह से फील्ड भी अंदर की तरफ आएगी। तो इसका जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा L1 I1, ये हो गया सेल्फ फ्लक्स। अब इसका फ्लक्स इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड ऐसे यहाँ पे बाहर, तो इसका अपना एरिया वेक्टर ऐसे है, और इसकी फील्ड बाहर है, तो इसमें इसके करंट की वजह से इसमें फ्लक्स जो आएगा वो आएगा MI2 विद नेगेटिव साइन Q।
इसमें फ्लक्स ले रहे हैं, इसका फ्लक्स अपने करंट की वजह से है वो सेल्फ फ्लक्स, इसमें फ्लक्स दूसरे की करंट की वजह से म्यूचुअल फ्लक्स, इसमें जो है दूसरे की वजह से वो म्यूचुअल फ्लक्स है। तो ये कितना आ जाएगा, फ्लक्स इन लूप 2, बेटा इसका सेल्फ फ्लक्स, जब इसमें फ्लक्स निकालना है तो इस करंट की सर्कुलेशन की डायरेक्शन एक नहीं, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इसका अपना करंट उसी डायरेक्शन में फील्ड करता है, तो सेल्फ फ्लक्स तो हमेशा पॉजिटिव आता है, सेल्फ फ्लक्स तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, सेल्फ फ्लक्स कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, क्योंकि इसका अपना करंट की सर्कुलेशन की डायरेक्शन में एरिया होगा और मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होती है, तो सेल्फ फ्लक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, सेल्फ फ्लक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये कितना होगा, L2I2 सेल्फ फ्लक्स। अब इसमें जो फ्लक्स लेंगे इसकी वजह से इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, तो यहाँ पे देखते हैं इसकी वजह से फील्ड ऐसे अंदर और बाहर ऐसे, इसका एरिया वेक्टर ऐसे और इसकी फील्ड बाहर, तो म्यूचुअल फ्लक्स नेगेटिव आएगा, तो म्यूचुअल फ्लक्स नेगेटिव आएगा, तो ये कितना आ जाएगा MI1, तो MI1। तो अभी हम देखते हैं फ्लक्स में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लेनी है, तो अभी तक हमने नहीं किया था, यहाँ पे इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, इससे पहले कोई जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम दोनों में नेट फ्लक्स लिख सकते हैं, हम दोनों में नेट फ्लक्स लिख सकते हैं। अब मैं कुछ एक दो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में आगे क्वेश्चंस के लिए छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देयर टू कोप्लेनर लूप्स, देयर आर टू कोप्लेनर लूप्स, देयर आर टू कोप्लेनर loops, there are two coplanar loops as shown, as shown, there are two coplanar loops as shown। बेटा एक में करंट I1 ऐसे, दूसरे में करंट I2 ऐसे, दूसरे में करंट I2 ऐसे, दूसरे में करंट I2 ऐसे, इनका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है M, इसका सेल्फ इंडक्टेंस है L1, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस है L2। फाइंड नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इन ईच, दोनों लूप्स में नेट मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालिएगा, दोनों लूप्स में नेट मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालिएगा, 2 मिनट लीजिएगा, मैं बस 2 मिनट पे है।
तो बेटा किसी भी लूप का एरिया वेक्टर सर्कुलेशन की डायरेक्शन में आएगा, किसी भी लूप का एरिया वेक्टर करंट कैरिंग लूप का सर्कुलेशन की डायरेक्शन में आएगा। इसकी वजह से फ्लक्स इन वन, ये तो हमेशा सेल्फ फ्लक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, सेल्फ फ्लक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। म्यूचुअल फ्लक्स की डायरेक्शन देखनी है, म्यूचुअल फ्लक्स की डायरेक्शन देखनी है। इसकी वजह से अंदर फील्ड ऐसे और बाहर ऐसे, किसी भी करंट कैरिंग लूप की वजह से अंदर फील्ड सर्कुलेशन की डायरेक्शन में आती है और बाहर उल्टी आती है। तो इसकी फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ आएगी, इसकी फील्ड यहाँ पे, सेकंड की फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ आएगी। ये करंट की सर्कुलेशन की डायरेक्शन ये है, इसका एरिया वेक्टर ये है। तो इसमें इसका फ्लक्स पॉजिटिव आएगा प्लस MI2 फ्लक्स इन लूप 2। तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इसका एरिया वेक्टर बाहर आएगा, इसका एरिया वेक्टर बाहर आएगा और इसकी सेल्फ फील्ड बाहर आएगी। तो L2I2। अब इसमें फ्लक्स, इसकी वजह से इस करंट की फील्ड यहाँ पे ऐसे आएगी और बाहर ऐसे आएगी। तो इसका एरिया वेक्टर तो किसी भी लूप का एरिया वेक्टर उसके करंट से डिसाइड होता है, उसके करंट से डिसाइड होता है। तो इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा और इसकी फील्ड भी इधर ही आएगी। तो ये फ्लक्स कितना आ जाएगा, प्लस MI1 प्लस MI1। अब मैं एक बात जो कर रहा हूँ बेटा, इसमें डाउट आता है मुझे, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 तो इसका फ्लक्स L1I1, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 तो इसका फ्लक्स L2I2। इसमें करंट I1 दिया तो इसके अंदर फ्लक्स MI1 आएगा, इसमें करंट I2 दिया तो इसमें फ्लक्स MI2 आएगा। ये क्या M सेम है या अलग अलग है, ये क्या M सेम है या अलग अलग है, इस बात पे मुझे हमेशा डाउट रहता है। तो अब हम एक काम करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 डिफाइन करेंगे और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 डिफाइन करेंगे और देखेंगे दोनों क्या सेम है या अलग अलग है, दोनों क्या सेम है या अलग अलग है। तो इसमें करंट डालेंगे, इसमें फ्लक्स निकालेंगे, वो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसमें करंट देंगे, इसमें फ्लक्स निकालेंगे, वो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो यहाँ पे हम करते हैं डेरिवेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन जो एग्जैक्ट है, शुरू में तो वो लिखाई है जो बुक्स पे लिखी हुई है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बेटा ये एक लूप 1 है, ये एक लूप 1 है, ये एक लूप 2 है। इसमें करंट I1 दिया, इसमें फ्लक्स निकाला, इसमें फ्लक्स निकाला, इसमें फ्लक्स निकाला। तो फ्लक्स इन 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन I1। अब मैं साइन नहीं देख रहा क्योंकि उसमें करंट नहीं दिया हुआ है, क्योंकि उसमें करंट नहीं दिया हुआ है। साइन नहीं दिया हो तो फ्लक्स को पॉजिटिव ले लो, साइन नहीं दिया हो तो फ्लक्स को पॉजिटिव ले लो, नहीं तो इंड्यूस करंट से वो निकलता है, वो हम देखेंगे, उसको हम देख लेंगे। कभी डायरेक्शन डिफाइन नहीं भी होती है, ऐसा भी हो सकता है डायरेक्शन डिफाइन ना हो। तो यहाँ पे इसमें करंट दिया हुआ है तो इसमें फ्लक्स आएगा प्रोपोर्शनल टू I1। तो इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे। तो अगर दोनों की शेप और डिस्टेंस फिक्स्ड है, इस बात को ध्यान रखना क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। दोनों की शेप और डिस्टेंस फिक्स्ड है, दोनों की शेप और डिस्टेंस अगर फिक्स्ड है तो इसमें जितना करंट बढ़ाते रहेंगे इसमें फ्लक्स बढ़ता रहेगा, क्योंकि फील्ड डबल होती है हर जगह। फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लक्स इन 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। तो फ्लक्स इन 2 दिस विल बी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 रिलेटेड टू 1 इनटू I1। तो इसे क्या बोलेंगे, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस इसके रिलेटिव इनटू I1। अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये लूप लेते हैं वही, ये लूप लेते हैं वही और ये लूप लेते हैं, ये लूप 1 है और ये लूप 2 है। तो यहाँ पे ये लूप लेते हैं 1 और ये लेते हैं 2। इसमें करंट देते हैं I2 और इसमें फ्लक्स निकालते हैं 5, इसमें फ्लक्स निकालते हैं 5 तो 5 इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I2 जितना बढ़ाएंगे इसमें फ्लक्स बढ़ेगा, इसमें फ्लक्स बढ़ेगा। तो इसको लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इनटू I2। अब हमें देखना है इज M12 इक्वल टू M21। इसका मतलब, तो इसका मतलब हमें ये देखना है, इसका मतलब हमें ये देखना है इज M12 इक्वल टू M21। ये तो होगा क्योंकि मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस डाल दिया था, क्योंकि मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस डाला था। तो भी इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे प्रूव करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन कैसे निकालना है। तो मेरी इस बात को ध्यान से सुनेगा, किसी भी छोटे करंट कैरिंग लूप को तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में सोचना कैसे है
इसके लिए हमें मैग्नेटिज्म में जाना पड़ेगा। किसी भी छोटे करंट कैरिंग लूप को हम डायपोल मान सकते हैं, उसकी वजह से दूर पे फील्ड निकाल सकते हैं, उस पर दूर पे फील्ड निकाल सकते हैं, और बहुत छोटे से रीजन में हम फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हैं, और बहुत छोटे से रीजन में हम फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हैं। तो अब देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टर्स के एक्सप्रेशंस कैसे निकालेंगे। तो आज हम कुछ वक्त इस पे लगाएंगे, फिर कल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंडक्टर्स क्या होते हैं, म्यूचुअल इंडक्टर्स क्या होते हैं, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कुछ कुछ चीज़ों की सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे आज। सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं, इसको जरा नोट कर लीजिएगा। Derivation of expression for mutual inductance of two small loops। बेटे मैं स्मॉल लूप्स क्यों ले रहा हूँ? छोटे लूप्स की वजह से, छोटे करंट कैरिंग लूप्स को आप एक डायपोल मान सकते हो, उसकी वजह से फील्ड निकाल सकते हो, उसका शेप देखने की जरूरत नहीं है। बड़ी लूप की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ेगी। तो कंसिडर, तो एक एग्जांपल लेते हैं। कंसिडर टू स्मॉल लूप्स ऑफ एरिया DA1 and DA2 separated by large distance R। अब बेटे मेरी बात को ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक इंडक्शन में एक बड़ी खराब सी बात होती है, मैंने किसी भी लूप में जो फ्लक्स के बारे में डिस्कशन क्यों की है। अब इस बात को मैं ऐसे स्टेटमेंट दे रहा हूँ, किसी भी लूप का सेल्फ फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है, म्यूचुअल फ्लक्स बहुत कम होता है। सेल्फ फ्लक्स निकालना मुश्किल होता है, म्यूचुअल फ्लक्स निकालना ईजी होता है। सेल्फ फ्लक्स निकालना मुश्किल होता है और म्यूचुअल फ्लक्स निकालना ईजी होता है। ऐसा हम वक्त के साथ देखेंगे, ये प्रैक्टिकल बात है जो मैं बता रहा हूँ। तो किसी भी लूप का सेल्फ फ्लक्स ज़्यादा होता है, म्यूचुअल फ्लक्स हमेशा ही बहुत कम होता है। अब क्वेश्चन देते वक्त ये लोग लिख देते हैं कि सेल्फ फ्लक्स को नेग्लेक्ट कर दो। बेटा सेल्फ फ्लक्स नेग्लेक्ट करना और सेल्फ फ्लक्स को कैलकुलेट ना करना दोनों अलग अलग बात है। सेल्फ फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है, म्यूचुअल फ्लक्स बहुत कम होता है। तो जो चीज़ ज़्यादा है उसको नेग्लेक्ट करना बेवकूफ़ी वाली बात है। तो हमें बोलना चाहिए उसे कैलकुलेट ही मत करो। तो इस चीज़ पे जरा ध्यान देना, मैं यहीं से इंडिकेट करता जाऊँगा, क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है। ये एक छोटी सी लूप है, इसमें करंट है I1, इसका एरिया है D1। ये दूसरी छोटी सी लूप है, इसका एरिया है DA2, इसका करंट है I2। तो आप देख सकते हो इसके करंट की वजह से आप यहाँ पे फील्ड निकालोगे, दिक्कत आएगी, फ्लक्स नहीं निकाल पाओगे। इस छोटी सी करंट कैरिंग लूप की वजह से दूर पे आप फील्ड निकाल सकते हो, इसको डायपोल मान लोगे। तो इस छोटी सी करंट कैरिंग लूप की वजह से आप यहाँ पे फील्ड निकाल सकते हो, ऐसे करके फील्ड कम होती जाएगी। बट अगर ये बहुत छोटा सा एरिया है, इतने में उसकी फील्ड यूनिफॉर्म मान सकते हो, फ्लक्स निकाल सकते हो। तो इसमें इसका फ्लक्स तो निकाल सकते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस करंट कैरिंग लूप की वजह से अगर अंदर 100 लाइन्स बहुत जा रही हैं, बाहर भी 100 आएंगी, तो इसका सेल्फ फ्लक्स तो 100 है। इसमें जो फ्लक्स आएगा, इसमें उसका जो म्यूचुअल फ्लक्स आएगा उसके सेल्फ से बहुत कम आएगा, क्योंकि इसकी वजह से अगर अंदर 100 लाइन्स जा रही हैं तो बाहर से भी 100 आएंगी। इसको जितना दूर करते रहोगे बेटा 100 का कितना भाग इसमें घुसेगा, बहुत कम घुसेगा। अब इसमें करंट I2 डालता हूँ, तो इसकी वजह से यहाँ से 100 जा रही है तो बाहर भी 100 आएंगी। तो इसमें जो इसका सेल्फ फ्लक्स होगा, इसमें इसका म्यूचुअल फ्लक्स कम आएगा। तो सेल्फ फ्लक्स तो हम कैलकुलेट करना मुश्किल ही होता है, मैक्सिमम केस में म्यूचुअल फ्लक्स। तो सेल्फ फ्लक्स के मैं कुछ क्वेश्चन ही कर पाऊंगा, ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सेल्फ फ्लक्स कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। उसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे। तो
अभी तो हम म्यूचुअल फ्लक्स को देखते हैं। इनके बीच में डिस्टेंस है r, इनके बीच में डिस्टेंस है r। कैलकुलेट म्यूचुअल फ्लक्स इन लूप 1 एंड लूप 2। अब मैं सेल्फ फ्लक्स दे नहीं पाऊंगा, तो बेटा म्यूचुअल फ्लक्स यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लेना है। तो मैं पहले का पार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ये लूप है, ये करंट कैरिंग लूप है, ये करंट कैरिंग लूप है I1, ये लूप है, इसमें करंट है I2। तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड आएगी V1। बेटा फर्स्ट लूप की वजह से यहाँ फील्ड आएगी V1, कितने डिस्टेंस पे है, R पे है। तो इसको एक डाइपोल मान लेंगे, डाइपोल अंदर की तरफ है, तो ये कौन सी प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन है, तो इसकी वजह से फील्ड ऐसे आएगी। तो इसको अगर एक डाइपोल मान लेंगे तो डाइपोल अंदर की तरफ जाएगा, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, तो फील्ड ऐसे आएगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड आएगी V1, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड आएगी V1 कितना होगा, μ0/4 p/r³। तो इसका डाइपोलमेंट कितना आएगा, I1 × d1, इसका डाइपोलमेंट कितना आएगा I1। तो डाइपोल की वजह से एक्सिस पे फील्ड कितनी होती है 2p/r³, इक्वेटोरियल प्लेन में कितनी होती है डाइपोलमेंट के ऑपोजिट p/r³। तो ये कितना आएगा, इसका डाइपोलमेंट, इसकी वजह से वहां पे फील्ड निकालनी है, इसका डाइपोलमेंट I × एरिया डिवाइडेड बाय r। तो इसमें इसका फ्लक्स, बेटा अगर ये बहुत छोटा सा एरिया है, तो इसमें ये फील्ड यूनिफॉर्म मान सकते हैं। तो इसका अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाला एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है और फील्ड है बाहर, तो फ्लक्स ये माइनस में आएगा, फ्लक्स ये माइनस में आएगा, तो फ्लक्स ये माइनस में आएगा। ये कितना आएगा बेटा B1 इंटू dA2, B1 इंटू dA2। तो इसको लिख देते हैं, ये कितना आ जाएगा μ0/4, तो यहाँ पे ये कितना लिखते हैं μ0/4 I1 dA1 dA2 बाई r³। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो इसका मतलब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 बिकॉज ऑफ 1 कितना आ गया। तो बेटा I1 को छोड़ के और माइनस साइन हटा दीजिए फ्लक्स में, क्योंकि फ्लक्स का मॉड था वहाँ पे, तो माइनस साइन को हटा दीजिए और I1 को हटा दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा μ0/4 d1 dA2/r³। तो आप देख सकते हो ये म्यूचुअल फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, इसके एरिया पे। तो इसका एरिया बढ़ेगा तो इसका म्यूचुअल फ्लक्स बढ़ेगा, इसका एरिया कम होगा म्यूचुअल फ्लक्स कम होगा। नेचुरल सी बात है, क्योंकि इसमें फ्लक्स कम जाएगा। तो बेटा ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इतना आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इतना आएगा। अब दूसरा काम देख लेते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, तो बेटा यहाँ पे हम देखते हैं, तो अब यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो अपन क्या देखते हैं, ये एरिया है dA1, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच में सेपरेशन है R। इसका एरिया है dA2। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड आएगी, B2 ऐसे आएगी। ये एरिया बहुत छोटा है, तो फील्ड यूनिफॉर्म मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लक्स इन 1 विल बी इक्वल टू, बेटा एरिया वेक्टर ऐसे और फील्ड ऐसे, फ्लक्स क्या आएगी नेगेटिव B2 इंटू dA1। ये छोटी सी करंट कैरिंग लूप एक डाइपोलमेंट है, इक्विटोरियल प्लेन में इसकी फील्ड ऐसे आएगी, कितनी आएगी p/r³। तो ये कितना आ जाएगा माइनस μ0/4 I2 dA2/r³ इंटू dA1। तो देख लो एक खास बात मिल गई, यहाँ पे खास बात मिल रही है, ये मैंने जानबूझ के सॉल्व करवाया है।
यहाँ पे एक खास बात मिल रही है बेटा, दोनों के एक्सप्रेशंस देखना, दोनों के एक्सप्रेशंस देखना। यहाँ पे ये फाई वन है, ये फाई वन है माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई d1 d2 बाई आर क्यूब d1 बाई dy इंटू i2। तो आप देख सकते हो m12, तो m12 कितना आएगा, दिस इम्प्लाइज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई d1 d2 बाई आर क्यूब। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो बेटा इस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो हमें देखने होंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। तो बेटा दिस implies म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 with respect to 2 is equal to म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 with respect to 1। बेटा इस प्रिंसिपल पे म्यूचुअल फ्लक्स निकालने पे कुछ गंदे क्वेश्चंस आते हैं जो एकदम से समझ में नहीं आते। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये दोनों चीज़ें सेम है, तो इसका मतलब हम देखते हैं, बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। There are two loops having quotient of mutual inductance M। बेटा एक लूप बना रहा हूँ छोटी और एक लूप बना रहा हूँ बड़ी। ये लूप 1 है और ये लूप 2 है। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, send current I in loop 1 and find flux in loop 2। First, second, send current I in loop 2 and find flux in loop 1। देखना ये बड़ी हैरानी वाली बात है, इसमें करंट आई दूं, छोटी सी लूप है, इसमें फ्लक्स निकालूं, वो म्यूचुअल फ्लक्स है। ये बहुत बड़ी सी लूप है, इसमें करंट आई दूं, उसमें फ्लक्स निकालूं, ये दोनों फ्लक्स बराबर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर है। ये एकदम से माइंड में घुस जाएगी। तो इसके एप्लीकेशंस देता हूँ इसके बाद। बेटा फ्लक्स इन 2, इसमें करंट आई सेंड करूंगा, इसमें करंट आई सेंड करूंगा, तो फ्लक्स इन 2, इसमें करंट आई सेंड करूंगा तो कितना आएगा, एम आई कितना आएगा, एम आई M12 M21 बराबर होंगे। इसमें करंट आई सेंड करूंगा, इसमें फ्लक्स कितना आएगा, वो कितना आ जाएगा, M×I। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें जो करंट सेंड करेंगे इसमें फ्लक्स निकालेंगे, म्यूचुअल फ्लक्स, इसमें वही करंट सेंड करेंगे, इसमें फ्लक्स निकालेंगे, ये दोनों फ्लक्स बराबर आएंगे, ये दोनों फ्लक्स बराबर आएंगे। ये जल्दी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज M12 इज इक्वल टू M21, बिकॉज M12 इज इक्वल टू M21। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ।
बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा। बेटा इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इस प्रिंसिपल पे। तो पहले हम म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे और सेल्फ इंडक्टेंस पे देंगे। तो पहले जो अजीबोगरीब क्वेश्चंस बनते हैं जो ओलंपियाड्स में आते हैं और टेस्ट में आते हैं, मैं उसको लेता हूँ पहले, बाकी चीज़ें हम बुकिश बाद में कर लेंगे। देयर आर टू कंसेंट्रिक सर्कुलर rings of radius A and B. It's given B is very greater than A. B is very greater than A. तो बेटा ये रिंग है, इसका रेडियस A है और इसका B है। इसमें करंट डाल रहा हूँ I, इसमें करंट डाल रहा हूँ I. फाइंड मैग्नेटिक flux in ring of radius B। थोड़ा सोच के इसको करिएगा, मैं प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बता दे रहा हूँ, सॉल्यूशन में। ये छोटी सी रिंग है, इसमें करंट जा रहा है, तो इसकी वजह से सेंटर फील्ड निकाल सकते हो, क्योंकि जब इसी को देख रहे हो एक ही रिंग को, बेटा रिलेटिव किसी के बड़ा छोटा होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे हर पॉइंट पे फील्ड, कोई भी रिंग खुद के हिसाब से कुछ भी छोटा नहीं होता है, कुछ भी बड़ा नहीं होता है, दूसरे के हिसाब से छोटा है बड़ा होगा, वो रिलेटिव टर्म है। तो इस रिंग की वजह से अंदर का फ्लक्स तो निकाल नहीं पाऊंगा, और बेटा यहाँ पे फील्ड नहीं निकाल पाऊंगा, तो इसकी वजह से इतना ही बोल सकता हूँ, यहाँ पे फील्ड अंदर की तरफ है और बाहर फील्ड है बाहर की तरफ। तो इस बड़ी रिंग में जो भी फ्लक्स आएगा बाहर के रीजन में निकालना पड़ेगा, अंदर के रीजन में निकालना पड़ेगा। एक जगह से लाइंस बाहर निकल रही है, एक अंदर निकल रही है, तो इस रिंग की वजह से मैं सेंटर पे फील्ड निकाल सकता हूँ और कहीं पे निकाल नहीं सकता, तो फ्लक्स तो दूसरे में निकाल नहीं पाऊंगा, फ्लक्स तो दूसरे में निकाल नहीं पाऊंगा। तो यहाँ से आप सोचिएगा क्या करना है, यहाँ से आप सोचिएगा क्या करना है। टेक 1 मिनट। बेटा इसमें करंट डाल के इसमें फ्लक्स निकालना है, आप एक काम कर सकते हो, इसमें करंट डाल के इसमें फ्लक्स निकाल लो, सेम आएगा, बिकॉज M12 इज इक्वल टू M21, बिकॉज M12 इज इक्वल टू M21 वो हमें देखा है। तो इसमें करंट डालेंगे, इसमें जो म्यूचुअल फ्लक्स आएगा, इसमें जो करंट डालेंगे इसमें म्यूचुअल फ्लक्स आएगा। phi2 इज इक्वल टू MI1, phi इज इक्वल टू MI1। तो बेटा I1 अगर दोनों में सेम होगा तो म्यूचुअल फ्लक्स सेम आएगा, तो म्यूचुअल फ्लक्स सेम आएगा। आई अगर अलग अलग होगा तो म्यूचुअल फ्लक्स अलग आएगा। तो यहाँ पे भी इसको क्या सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिकॉज M21 इज इक्वल टू M12। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, बेटा इसमें करंट डालते हैं I, इसमें करंट डालते हैं I, ये लूप है 1, ये लूप है 2, फ्लक्स इन 2 इज इक्वल टू M I। तो ये क्या लिखेंगे, M21 इंटू I। उल्टा काम कर देते हैं, उल्टा काम कर देते हैं, इसकी जगह बेटा इसमें करंट डाल देते हैं I, ये लूप 2 है, ये लूप 1 है, तो फ्लक्स इन 2 कितना आ जाएगा, M21 इंटू I। तो देख सकते हैं क्योंकि M12 M21 के बराबर है, इसमें करंट डाला, इसमें फ्लक्स निकाला, तो बेटा अंदर वाला 1 है और बाहर वाला 2, अंदर वाला 1 है और बाहर वाला 2 है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अंदर में हमने फ्लक्स निकाला है, अंदर में हमने फ्लक्स निकाला है, अंदर में हमने फ्लक्स निकाला है, तो ये दोनों फ्लक्स बराबर आएंगे, तो phi1 विल बी इक्वल टू phi2। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी एक छोटी लूप दी हुई है और एक बड़ी लूप दी हुई है, जब भी एक छोटी लूप दी हुई है एक बड़ी लूप दी हुई है, छोटी लूप में करंट दिया, बड़े में फ्लक्स निकालना है, ऐसे कभी नहीं करना है। बड़े में करंट डालना है और छोटे में फ्लक्स निकालना है, बड़े में करंट डालना है और छोटे में फ्लक्स निकालना है। क्यों, तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये लूप, इसका रेडियस A है और इसका रेडियस B है, तो इसमें करंट डाल देता हूँ, इसमें करंट डाल देता हूँ, तो इस करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंट्रल फील्ड निकल आएगी, क्योंकि इसका एरिया बहुत छोटा है, इसमें फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हैं, इसमें फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हैं। तो जब भी दो लूप दी हो, छोटे में करंट डाल के बड़े में फ्लक्स मत निकालिए, हमेशा बड़े में करंट डाल के छोटे में फ्लक्स निकालिए, हमेशा बड़े में करंट डाल के छोटे में फ्लक्स निकालिए, क्योंकि इसकी वजह से
इसकी वजह से यहाँ पे बेटा ये आएगा 1 और ये आएगा 2। तो फ्लक्स इन 1 विल बी इक्वल टू बेटा इसकी वजह से फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई बी इंटू पाई एस के। अभी आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा फ्लक्स को। तो यहाँ पे बस इतना डिस्कस करना था। इसमें करंट डाल के इसमें फ्लक्स निकालिए, इसमें करंट डाल दीजिए, तो करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। तो अगर ये रिंग बहुत छोटी है, तो इसके अंदर फ्लक्स को यूनिफॉर्म ले सकते हैं, इसके अंदर फील्ड को यूनिफॉर्म ले सकते हैं, और फील्ड को यूनिफॉर्म मान लिया तो फ्लक्स निकल आएगा, फील्ड को यूनिफॉर्म मान लिया तो फ्लक्स निकल आएगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, जहाँ पे दोनों लूप आपको फिक्स दिखाई ही नहीं देगी, इसको आपको ध्यान से करना है, और ये क्वेश्चन आपको ही करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिर खराब करता है, और इसके बहुत सारे इंप्लीकेशंस समझाने के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, लोगों को ये समझ में नहीं आता है। सिंपल सी बात है, M12 M21 के बराबर है, इससे आराम से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, there is a long conducting wire, and a small square loop, as shown. Find mutual inductance. तो ये एक इनफाइनाइट वायर है, ये एक स्क्वायर लूप है, ये साइड A और ये B। तो बेटा इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है। अभी आपको दो लूप्स दिखाई नहीं दे रही, वो कैसे दिखाई देगी मैं आपको बाद में एग्जांपल समझाऊंगा। बट आप इसमें करंट डाल के इसमें फ्लक्स निकालिए, या इसमें करंट डाल के इसमें फ्लक्स निकालिए। इसमें करंट डालेंगे इसमें फ्लक्स तो समझ में नहीं आएगा। भी बाकी की कोशिश कीजिए, ये क्वेश्चन स्पेशल क्यों है। इसमें करंट डाल के इसमें फ्लक्स निकालेंगे तो क्लोज लूप है ही नहीं, तो समझ में नहीं आने वाला है। तो आपको उस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। इसमें करंट डाल के इसमें फ्लक्स निकाल लो, या इसमें करंट डाल के इसमें फ्लक्स निकाल लो, जो होता है कर लो। और बाद में एक्सप्लेन करूंगा इसमें करंट डाल के इसमें फ्लक्स का फिजिकल मीनिंग क्या है, वो मैं समझाता हूँ। पहले इसको एक बार आप फिनिश कर लो। तो इसमें करंट डाल के इसमें फ्लक्स निकालो, या इसमें करंट डाल के इसमें फ्लक्स निकालो। फ्लक्स बाय करंट म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। तो इसका एक्सप्रेशन एक बार आप लोग दे देते हैं।
तो बेटा मैं इसमें करंट डाल देता हूँ, सॉल्यूशन करने के लिए इसमें करंट डाल देता हूँ, मैं इसमें करंट आई डाल देता हूँ। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। फ्लक्स निकालने के लिए इसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स में काटेंगे, ये x और ये dx, तो इतने में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म आएगी, इतने में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म आएगी, तो इतने में फ्लक्स आएगा b इंटू ए डी एक्स। तो अगर इसमें करंट नहीं दिया हुआ तो फ्लक्स का साइन नहीं निकाल सकते, तो फ्लक्स का साइन नहीं निकाल सकते, तो दोनों में करंट होना चाहिए तभी फ्लक्स का साइन निकलेगा। तो इसलिए मैं फ्लक्स के साइन की बात नहीं कर रहा था ज़्यादा, इसलिए मैं फ्लक्स के साइन की बात नहीं कर रहा था, क्योंकि जब तक इसमें करंट की डायरेक्शन नहीं है, अगर ये करंट चेंज कर रहा है, इसमें इंड्यूस करंट आ रहा है, तब निकालेंगे। केवल करंट नहीं होगा, करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इसमें करंट चेंज कर रहा है, फिर चेंज कर देंगे, तो इसमें एक इंड्यूस करंट आएगा, तो उससे इसकी एरिया की डायरेक्शन निकल आएगी, उससे इसकी एरिया की डायरेक्शन निकल आएगी। तो ये b कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड होती है 2I/x, तो इंटू a इंटू dx। तो पूरे में फील्ड कितनी आएगी, पूरे में फ्लक्स कितना आएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, a टू a प्लस b म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/x a dx। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस साफ दिखाई दे रहा है, जितना भी आएगा I को हटा देंगे, जितना भी आएगा I को हटा देंगे, म्यू 0/4 पाई 2a ln ऑफ a प्लस b/b, सॉरी ये b dx आएगा, ये आएगा b dx, सॉरी ये गलती से लिख दिया b, ये आएगा, ये आएगा b, ये आएगा b। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिनमें आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है, जिनमें आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है। There are two concentric, अच्छा यहाँ पे एक बात करनी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है, इसमें एक बात करनी बच गई है, इसमें करंट दूंगा, इसमें फ्लक्स निकाल दूंगा, ये तो कर सकता हूँ, इसमें करंट दूँ, इसमें फ्लक्स कैसे निकालूंगा, इसमें फ्लक्स कैसे निकालूँ, ये इनफाइनाइट वायर है, एम्पीयर सर्किट लॉ में भी देखा था, क्लोज लूप्स के लिए वैलिड है, बट इनफाइनाइट वायर के लिए वैलिड हो गई थी, क्यों, लॉजिक वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो वो दो लूप्स के बीच में होता है म्यूचुअल फ्लक्स, ओपन सर्किट के बीच में म्यूचुअल फ्लक्स नहीं आएगा, क्योंकि फ्लक्स इंक्लूड करने के लिए लूप बाकी है। तो ये एक इनफाइनाइट वायर है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अगर ये इनफाइनाइट वायर है तो बेटा यहाँ से इसकी लूप कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ से इसकी लूप कंप्लीट करते हैं, ये छोटा सा एरिया है, तो ये इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से इसमें फ्लक्स निकालना है। तो म्यूचुअल फ्लक्स दो लूप्स के बीच में होता है। तो क्वेश्चन क्या है, इसका बाकी पार्ट नहीं बताया गया, बाकी फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसे निकालोगे, ये इनफाइनाइट वायर है, इसकी लूप यहाँ से कंप्लीट कर दो, तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड नहीं आएगी, ये भी बहुत दूर है, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड नहीं आएगी, इसको बहुत दूर ले जाओ, ये इनफाइनाइट है तो ये पॉइंट बहुत दूर है, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड नहीं आएगी, ये इनफाइनाइट है, ये पॉइंट बहुत दूर है, इसकी वजह से फील्ड नहीं आएगी, इस पूरे की वजह से यहाँ पे फील्ड नहीं आएगी। तो अगर ये एक इनफाइनाइट लूप है और ये एक छोटी सी लूप है, तो इसमें फ्लक्स इसी वायर की वजह से आएगा, बाकी की वजह से नहीं आएगा। तो इसमें अगर करंट देके इसमें फ्लक्स नहीं निकाल सकते थे, इसमें करंट देके इसमें फ्लक्स निकालना बहुत ईजी है, इसमें फ्लक्स निकालना बहुत ईजी है। तो यहाँ से एक लॉजिक मिल जाता है, अगर ये एक स्क्वायर लूप दी हुई है बहुत बड़ी है, और एक स्क्वायर लूप दी हुई है बहुत छोटी है, ये स्क्वायर लूप दी हुई है बहुत छोटी है, आपको म्यूचुअल फ्लक्स निकालना है, तो इसमें करंट देंगे क्योंकि ये पास में है, इसकी वजह से फ्लक्स निकालेंगे, ये दोनों तीनों बहुत दूर में है, इसकी वजह से फ्लक्स नहीं निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन बेसिकली ऐसे छुपा के ऐसे दिया जाता है, छुपा के ऐसे दिया जाता है, तो इसको छुपा के इस तरह से दिया जाता है। There are two concentric and coaxial, concentric and coplanar loops as shown. Find mutual
म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। ये एक रिंग है और ये एक दूसरी रिंग है, इसका रेडियस a, इसका रेडियस 1। इट्स गिवन b इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, आंख बंद करके आपको बड़े में करंट देना है और छोटे में फ्लक्स निकालना है। क्योंकि छोटे में फ्लक्स क्यों निकालना है? छोटे रीजन में फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हो, छोटे रीजन में फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हो। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल दीजिए। इसके बाद हम सेल्फ इंडक्टेंस देखते हैं और सेल्फ इंडक्टेंस निकालने में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं उसको देखते हैं। वो स्प्रे है कहीं पे, स्प्रे बोर्ड बहुत गंदा होता है। तो बेटा इसमें करंट डालेंगे I, इसमें करंट डालेंगे I, इसकी वजह से इसमें फील्ड निकाल लेंगे, इसमें फ्लक्स निकाल लेंगे। फ्लक्स कितना आएगा? B इंटू ए स्क्वायर। इसकी वजह से फील्ड ऐसे आएगी इस छोटे से रीजन को, क्योंकि ए बहुत छोटा है, फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हैं। फिर बी कितना रहेगा? म्यू 0/4 पाई 2i बाई बी, 2i बाई बी। तो आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई, सॉरी ये आएगा 2 पाई आई। तो करंट कैरिंग लूप की वजह से, रिंग की वजह से फील्ड इतनी आती है 2 पाई आई बाई बी इंटू पाई ए स्क्वायर। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा, आई को छोड़ देंगे 5 बाई आई, तो आ जाएगा म्यू 0/4 पाई 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई बी। तो क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस किसकी प्रोपोर्शनल है? ए स्क्वायर बाई बी। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, इन दोनों की म्यूचुअल इंडक्टेंस किसकी प्रोपोर्शनल होती है। तो अब हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालना शुरू करते हैं। अब हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालना शुरू करते हैं। फिर हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट आइडियल solenoid. Let the solenoid, बेटा आइडियल सोलेनॉइड का मतलब इसकी वायर बहुत थिन है, इसकी वायर बहुत थिन है और टर्न्स बहुत टाइट है। इसकी वायर बहुत थिन है और टर्न्स बहुत टाइट है, ध्यान रखिएगा, ये हमने डिस्कस किया था। लेट द सोलेनॉइड हैव n टर्न्स एंड इट्स रेडियस इज इक्वल टू r। तो सोलेनॉइड को मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, इसका ये रेडियस r है, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है। तो बेटा मैं इसका लॉन्गिट्यूडल क्रॉस सेक्शन कर रहा हूँ, ये सोलेनॉइड में से वायर्स ऐसे जा रही हैं,
ये फर्स्ट टर्न है, ये सेकंड टर्न है, ये थर्ड टर्न है और ये लास्ट टर्न है। यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है और यहाँ पे ऐसे जा रहा है। तो आइडियल सोलेनॉइड है, हमने डिस्कस किया था, ध्यान रखना। जैसे प्लेन पैरेलल कैपेसिटर, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जैसे प्लेन पैरेलल कैपेसिटर है, इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, तो फील्ड तो इतने रीजन में यूनिफॉर्म रहती है। हमारे सिलेबस में हम पूरे अंदर यूनिफॉर्म मानते हैं, हमारे सिलेबस में हम पूरा अंदर यूनिफॉर्म मानते हैं, यूनिफॉर्म होती नहीं। तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, उसमें सिर्फ सेंटर में फील्ड यूनिफॉर्म रहती है, जब तक कुछ बोला ना गया हो हम पूरे में फील्ड को यूनिफॉर्म मानते हैं। आइडियल सोलेनॉइड में हम पूरे में, आइडियल सोलेनॉइड अगर इनफाइनाइट है तो हम पूरे में फील्ड को यूनिफॉर्म मानते हैं। तो इसमें फील्ड कैसे आएगी, इस तरह से आएगी, इसके अंदर फील्ड कैसे आएगी, इस तरह से आएगी। तो फील्ड कितनी आ जाएगी, फील्ड कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट एन इंटू आई। तो इस सोलेनॉइड की लेंथ लेते हैं एल, इस सोलेनॉइड की लेंथ लेते हैं एल। एन क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई। अब इस बात को देखते हैं, इसका फ्लक्स कैसे निकालेंगे, इसका फ्लक्स कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे फंसेंगे तो मैं एक चीज़ आर्बिट्रली करूँगा बिना समझाए हुए। अगले स्टेप से हम देखेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, बेटा फ्लक्स ऐसे क्यों ऐड होगा। तो इसमें एक रिंग में फ्लक्स आएगा, एक रिंग में, तो दूसरे रिंग में भी फ्लक्स आएगा, तीसरे रिंग में भी फ्लक्स आएगा, चौथे रिंग में भी फ्लक्स आएगा। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इन फर्स्ट लूप प्लस फ्लक्स इन सेकंड लूप प्लस फ्लक्स इन थर्ड लूप एंड सो ऑन। व्हाई आई डोंट नो राइट नाउ। तो मैं ये आर्बिट्रली यहाँ पे सेल्फ फ्लक्स निकाल देता हूँ, मैं आर्बिट्रली यहाँ पे सेल्फ फ्लक्स निकाल देता हूँ। इसमें एक लूप में तो फ्लक्स इन वन लूप, इसमें किसी भी एक लूप पे फ्लक्स आएगा, एक लूप पे फ्लक्स आएगा, एक लूप पे फ्लक्स आएगा b इंटू पाई स्क्वायर, b इंटू पाई स्क्वायर। तो पूरे पे फ्लक्स कितना आएगा, पहले पे फ्लक्स प्लस दूसरे पे प्लस तीसरे पे प्लस चौथे पे। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है तो स्केलर में ऐड करेंगे, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है तो नेट फ्लक्स आएगा n इंटू फाइव। अब ऐसा क्यों है, ये ऐड क्यों कर रहे हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं इसके बाद दूंगा, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं इसके बाद दूंगा। ये फ्लक्स ऐड क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में वैसा कुछ नहीं था, इलेक्ट्रोस्टैट्स में तो ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे नेट फ्लक्स n इंटू फाइव हो जाएगा, नेट फ्लक्स n इंटू फाइव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, नेट फ्लक्स आ जाएगा, तो नेट फ्लक्स आ जाएगा n इंटू फाइव। फाइव कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई बाई एल इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बेटा नेट फ्लक्स हो जाएगा n इंटू बी इंटू पाई आर स्क्वायर, n इंटू बी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर आई बाई एल। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर आई बाई एल। तो सेल्फ इंडक्टेंस, अब बेटा यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस एक्चुअली एल लिखते हैं, तो मेरी बात को ध्यान से देखना, ये जो हमने लेंथ एल लिख रखी है, तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालते वक्त लेंथ को कभी भी कैपिटल एल नहीं लिखना है, क्योंकि वो इसको सेल्फ इंडक्टेंस डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, सेल्फ इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई एल। तो लेंथ को कभी भी कैपिटल एल मैग्नेटिज्म में नहीं लिखना है, अवॉइड करना है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में किसी भी पॉइंट को क्यू नहीं लिखना है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में किसी भी पॉइंट को क्यू नहीं लिखना है, मैग्नेटिज्म में किसी भी लेंथ को एल नहीं लिखना है, बड़ा छोटा एल लिखना है। अभी मैंने एक आर्बिट सा स्टेप मारा हुआ है, ये एक आर्बिट सा स्टेप मारा हुआ है, ये मैंने एक आर्बिट सा स्टेप मारा हुआ है, ऐसा क्यों मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। आयुष कर दिया ना कल, मैं लिंक डाल देता हूँ बेटा, एक मिनट। आयुष अपलोड करूंगा ना मैं इसको, कल की भी की थी ना। बेटा अभी कैमरा दूसरा ले लिया, मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो इसमें इसके साथ रिकॉर्डिंग भी होती है, पिछले कैमरे में रिकॉर्डिंग नहीं थी बेटा, साथ में ये करेंगे तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैं एक मिनट कैमरा दिखा देता हूँ, इसमें अंदर 4 चैनल हैं, रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, चलो उसको बाद में कर लूँगा। तो बेटा इसके अंदर रिकॉर्डिंग भी चल रही है साथ में, क्योंकि जूम की रिकॉर्डिंग नहीं डाली है मैंने,
बेटा जूम की रिकॉर्डिंग मैंने 25 दिन की डाली है, वो बहुत बेकार है, मुझे खुद समझ में नहीं आता वो क्या है। तो कैमरा की रिकॉर्डिंग है वो डाल रखी। ये मैं एक बार दिखाई देता हूँ बेटा। अब ना वो एक्चुअली उसके लिए पूरे प्रोफेशनल कैमरास लेने पड़ते हैं। नहीं अब से वो सारे हाँ बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। बंद कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। बेटा वो प्रॉब्लम है नांदेड़ में और मेरे जहाँ पे पहले रहता था ना, ये कैमरा में इसका लोड इतना ज़्यादा है ना, वो बिना 1 Gbps कनेक्शन के लेगा नहीं। तो क्योंकि घर में 1 Gbps कनेक्शन है तो ये चल पा रहा है, बाकी जगह इसको चलाना बहुत मुश्किल है। तो जब तक ये यूज़ कर रहा हूँ, इसमें अब 10-20 आउटपुट जितने भी दे सकते हो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल DSLRs में और उसमें वो फैसिलिटी नहीं रहती है। और ये 8-10 घंटे चलता है, वो 15-20 मिनट चलता है। तो चलो उस बात पे वापस आते हैं। कि ये फ्लक्स हमने ऐसे ऐड क्यों किया है, ये फ्लक्स हमने ऐसे ऐड क्यों किया है। तो आज वहाँ से इसकी थ्योरी खत्म करना शुरू करते हैं। तो आज का बेसिकली यही था, मैग्नेटिज्म में हम फ्लक्स कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज की जरूरत रहेगी, मैग्नेटिज्म में हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे। तो बेटा यहाँ पे हम देखते हैं सेल्फ ईएमएफ एंड म्यूचुअल ईएमएफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेल्फ ईएमएफ एंड म्यूचुअल ईएमएफ। अब दूसरी चीज देखना शुरू करते हैं, सेल्फ एंड म्यूचुअल ईएमएफ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मैं फैराडे लॉ बिल्कुल सही लिखूंगा, -d∅dt, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालिए। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालिए। ये कोई भी एक लूप है, इसमें करंट I है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस है L। तो सेल्फ फ्लक्स कैसे निकालेंगे, इसकी वजह से यहाँ पे B ऐसे आएगा, तो ये आएगा B.ds इंटीग्रल, और ये कितना आएगा L × I। अब जब हम फ्लक्स निकाल रहे हैं पूरे प्रॉपर साइन के साथ, तो फैराडे लॉ तभी लगाना होता है। फ्लक्स जब हम निकालते हैं पूरे प्रॉपर साइन के साथ, तो फैराडे तभी लगाना होता है, नहीं तो फैराडे लॉ लगाना मत। तो बेटा यहाँ पे सेल्फ फ्लक्स आएगा। अब किसी वजह से अगर करंट चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज कब हो सकता है, इसका शेप चेंज करो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ, इफ द शेप ऑफ लूप रिमेन्स फिक्स्ड। तो अगर लूप के शेप को चेंज करता हूँ बिना करंट किए हुए, तो इसका फ्लक्स चेंज करेगा। तो फ्लक्स L पे भी डिपेंड करता है, फ्लक्स I पे भी डिपेंड करता है, L पे भी डिपेंड करता है। तो अगर लूप के शेप को फिक्स कर दूं तो L कांस्टेंट रहेगा। ध्यान रखना, यहाँ बुक्स में L को कांस्टेंट मान लेते हैं, L कब कांस्टेंट होगा उसको देखना है। तो बेटा इसमें अगर I चेंज कर रहा होगा, तो अंदर फ्लक्स चेंज करेगा, एक EMF इंड्यूस होगी, तो इसमें हम लिखेंगे सेल्फ ईएमएफ कब होगी, अगर करंट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। सेल्फ ईएमएफ कितनी आएगी बेटा, -d∅dt। सेल्फ ईएमएफ कितनी आएगी, -d∅dt। अब हम माइनस का मतलब देखेंगे। तो सेल्फ फ्लक्स जब भी हम ये प्रॉपर करते हैं, तो सेल्फ फ्लक्स को देखेंगे बेटा, ये कितना आएगा, -d∅dt। तो इसको देखते हैं, -d∅dt। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, सेल्फ ईएमएफ कितना आ जाएगा, -d∅dt। तो मेरी बात को ध्यान रखना, बुक्स में LdIdt लिख रखा होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है।
तो अब सेल्फ ईएमएफ कितना आएगा, माइनस डी बाई डी टी, तो ये कितना आएगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल इंटू आई। अगर शेप फिक्स्ड है, अगर शेप फिक्स्ड है तो इसका मतलब होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब बेटा इसको जरा एक बार नोट करते हैं, इसको जरा एक बार नोट करते हैं, इसको ध्यान से देखना शुरू करते हैं। इसमें ईएमएफ कैसे होगी और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा। तो मैं लूप को थोड़ा सा काट दूंगा, कहीं पे मैं लूप को थोड़ा सा काट दूंगा, मैं लूप को थोड़ा सा काट दूंगा। तो बेटा दिस नेगेटिव गिव्स डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, दिस नेगेटिव गिव्स डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। अब ये कैसे देते हैं, इस बात को ध्यान देना है। तो बेटा जब भी मैंने फ्लक्स का साइन लिया था, सबसे पहले क्या देखा था, इसमें करंट कैसे जा रहा है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ली थी। तो ये एरिया वेक्टर की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एरिया वेक्टर की पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो अगर यहाँ पे करंट इंक्रीज कर रहा है तो अब हम ये माइनस को देखते हैं कैसे इंटरप्रेट करना है, ये माइनस को देखते हैं कैसे इंटरप्रेट करना है। तो आज हम यही तक करेंगे। बेटा वो दूसरा ऑन किया था तो इको आ रहा था, अब नहीं आएगा। वो दूसरा कैमरा ऑन कर दिया था ना तो इको आ रहा था, अब तो इको नहीं आ रहा ना बेटा। तो बेटा माइनस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। तो देखते हैं माइनस ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे देगा, माइनस ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे देगा। तो प्लस और माइनस यहाँ पे हमने किस पे लिया, एरिया वेक्टर पे लिया है, करंट की सर्कुलेशन की डायरेक्शन पे लिया है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, इस बात को ध्यान में रखना है। डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉ। तो अगला हम लिखते हैं। तो बेटा ये ईएमएफ क्या आएगी, सेल्फ फ्लक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, सेल्फ ईएमएफ आएगी, सेल्फ फ्लक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, सेल्फ ईएमएफ आएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो बेटा मैंने शुरू में बोला था ईएमएफ की डायरेक्शन फैराडे लॉ से भी मिलती है, बट तब हम देख नहीं पाते, तो यहाँ पे लिखते हैं determination of direction of EMF from Faraday's law, from Faraday's law। तो एक काम करते हैं, consider a loop having self inductance L and in shown cases I is increasing, case 1, and I is decreasing, केस 2। बेटा एक मिनट, कार्ट्रिज बदलनी पड़ेगी। बेटा बस एक मिनट, पेन को रिफिल कर लो। इन केस 2 बेटा केस 1 में इसका सेल्फ इंडक्टेंस L है, इसमें करंट I है और I कर रहा है इंक्रीज, ये फिगर 1। ये दूसरा है सेल्फ इंडक्टेंस है L, इसमें भी करंट I है, ये I कर रहा है डिक्रीज, ये है केस 2। तो इसमें देखते हैं बेटा, मुझे मिटाना पड़ेगा ऊपर से, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। इन केस 1 I is increasing, इन केस 1 I इंक्रीज कर रहा है,
और यहाँ पे बेटा मैं मिटा के ऊपर ही लिखूंगा, तो उसे नोट कर लीजिएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉ, अगर नहीं है तो बेटा इसको अपलोड कर दूंगा, उसी में से देख लेना। तो बेटा केस 1, यहाँ पे आई है, आई क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस एल है। तो सबसे पहले देखते हैं एरिया की डायरेक्शन क्या होगी। बेटा एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, तो फैराडे लॉ लगाने के लिए, फैराडे लॉ से ईएमएफ का साइन देखने के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालना बहुत जरूरी है। अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नहीं मिलेगी, फैराडे लॉ से ईएमएफ की डायरेक्शन मत निकालिएगा, पंगा हो जाएगा। इसमें ऐसे है, एरिया की डायरेक्शन ऐसे है, एरिया की डायरेक्शन कहाँ से लिखती है, सर्कुलेशन। एरिया की डायरेक्शन का मतलब सेंस ये है, एरिया की डायरेक्शन ये का मतलब सेंस ये है। तो यहाँ पे ईएमएफ आएगा, यहाँ पे ईएमएफ आएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल इंटू आई, क्योंकि सेल्फ फ्लक्स कितना होता है, एल इंटू आई। सेल्फ फ्लक्स कितना होता है, एल इंटू आई। सेल्फ फ्लक्स कितना होगा, एल इंटू आई। अगर एल कांस्टेंट है तो ये कितना आएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पे देखते हैं, इफ आई इज इंक्रीजिंग डी आई बाई डी टी इज पॉजिटिव। तो बेटा इफ आई इज इंक्रीजिंग, इफ I is increasing, डी बाई डी is positive। अगर डी बाई डी पॉजिटिव आएगा तो EMF नेगेटिव आएगी। दिस implies sense of EMF is negative। तो नेगेटिव पॉजिटिव किसके रिलेटिव देखेंगे, एरिया वेक्टर के। तो एरिया वेक्टर पॉजिटिव ऐसे, तो एरिया वेक्टर नेगेटिव ऐसे आएगा। तो नेगेटिव EMF का मतलब EMF की डायरेक्शन ऐसी है, ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी है। ऐसे का मतलब सेंस क्या आएगी, नेगेटिव का मतलब क्या आएगा, नेगेटिव का मतलब क्या आएगा, ईएमएफ इज नेगेटिव। तो बेटा पॉजिटिव इस डायरेक्शन में और नेगेटिव इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो नेगेटिव इस डायरेक्शन में है, तो अगर नेगेटिव इस डायरेक्शन में सर्कुलेशन की डायरेक्शन निकालो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है। तो बेटा साफ देख लेते हैं, अगर करंट बढ़ रहा है, अगर करंट बढ़ रहा है, इंड्यूस ईएमएफ करंट को कम करने की कोशिश करेगी, तो इंड्यूस ईएमएफ सेंस में आएगी। बिल्कुल सही दे रहा है। तो ये सोच के देखना, यहाँ पे ईएमएफ क्यों जनरेट हो रहा है, करंट बढ़ने की वजह से। तो लेंज लॉ ऐसे भी लगा सकते हैं, बढ़ता हुआ करंट कारण है, तो इंड्यूस ईएमएफ करंट को कम करेगी। तो करंट जब ऐसे बढ़ रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ ऐसे आएगी। ये सेंस एरिया वेक्टर के ऑपोजिट है, तो माइनस आएगा, तो माइनस आएगा। सेकेंड केस देखते हैं, सेकेंड केस देखते हैं, आई इज डिक्रीजिंग। सेकेंड केस देखते हैं, सेकेंड केस देखते हैं, आई इज डिक्रीजिंग, आई इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एरिया वेक्टर की डायरेक्शन से आएगा। तो शुरू में हमने ये नहीं देखा था, इसलिए हमने फैराडे लॉ से वो माइनस प्लस का मतलब हमें पता नहीं चल रहा। तो बेटा यहाँ पे सेल्फ ईएमएफ कितनी आएगी, सेल्फ ईएमएफ कितनी आएगी, माइनस डी बाई डी टी ऑफ, तो पूरा फैराडे लॉ लगाएंगे, पूरा फैराडे लॉ लगाएंगे माइनस के साथ, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो कितना आएगा, एल डी आई बाई डी टी। तो अगर शेप कांस्टेंट है तो ये कितना रहेगा, एल, ये कितना रहेगा, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। तो ये कितना आएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगर आई डिक्रीज कर रहा है, इफ आई इज डिक्रीजिंग, इफ आई इज डिक्रीजिंग, डी आई बाई टी नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव हो रहा है। इफ आई इज डिक्रीजिंग, इफ आई इज डिक्रीजिंग, डी आई बाई डी टी इज नेगेटिव। और ईएमएफ, तो सेंस ऑफ ईएमएफ कितनी आएगी बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव का मतलब इसी डायरेक्शन में। अब लेंस लॉ से देखते हैं क्या सही है या गलत है। पॉजिटिव का मतलब सेंस ऑफ ईएमएफ ऐसे आएगी, तो यहाँ पे करंट डिक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगी, करंट डिक्रीज कर रहा है, करंट को इंक्रीज करेगी, उल्टा करेगी, तो इसी सेंस में आएगा। तो यहाँ पे ईएमएफ आएगी, यहाँ पे ईएमएफ आएगी इस साइड में, और यहाँ पे ईएमएफ किस साइड में आएगी, इस साइड में आएगी। यहाँ पे ईएमएफ इस साइड में आएगी, यहाँ पे ईएमएफ इस साइड में आएगी। तो बेटा फ्लक्स ऐड क्यों करते हैं, वो हम कल तक जाएंगे, वो हम कल तक जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब जो पहला है, फैराडे ने जो लॉ दिया हुआ है बेटा, उसे समझने में बहुत वक्त लगता है। तो फैराडे से हमने ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाला था, फैराडे से हमने ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाला था, ईएमएफ की डायरेक्शन नहीं निकाली थी।
तो जो फेराडे लॉ है एग्जैक्टली माइनस डी फाई बाई डी टी है और बहुत सही है, उससे भी डायरेक्शन निकलती है, बट उसके लिए हमें क्या करना है, जिस भी एरिया से फ्लक्स निकालना है उस एरिया की डायरेक्शन का जानना जरूरी है। तो उसमें करंट होना चाहिए, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ये ओपन लूप है, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाल नहीं पाऊंगा। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, बेटा यहाँ पे देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू सेल्फ ईएमएफ, तो सेल्फ ईएमएफ बेटा कितनी आएगी, माइनस एल डी बाई टी। सेल्फ ईएमएफ कितनी आएगी, माइनस एल डी बाई टी। तो मैं पूरी लूप नहीं बना रहा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मैं एक लूप का पार्ट लेता हूँ, बेटा लूप को यहाँ पे काट देता हूँ, ये पॉइंट लेता हूँ पी और ये लेता हूँ क्यू। अगर लूप कटी हुई है तो इसमें परमानेंटली करंट फ्लो नहीं कर सकता, बट थोड़ी देर के लिए कर सकता है, जैसे आरसी सर्किट में। तो यहाँ पे करंट है आई, यहाँ पे करंट है आई, तो हम एक काम करते हैं, ज्योमेट्रिकली ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो लूप ईएमएफ निकालने के लिए तो बेटा इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सेल्फ ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो L इसका सेल्फ इंडक्टेंस है, अब यहाँ पे केस लेते हैं लेट I इंक्रीज, तो यहाँ पे केस लेते हैं लेट I इंक्रीज, तो ईएमएफ की सेंस देखेंगे, ईएमएफ की सेंस में आएगी। तो बेटा ईएमएफ की सेंस देखेंगे, ईएमएफ किस सेंस में आएगी, ईएमएफ आएगी इस सेंस में, अब बैटरी पे हमेशा ध्यान रखना, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब भी ऐसे होती है, ये हायर पोटेंशियल पे होता है और ये लोड पोटेंशियल पे होता है, यहाँ पे अगर आई टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, अगर टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो इस बात को जरा ध्यान से देखना, अगर आई टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, डीआईटी पॉजिटिव होगा और ये ईएमएफ आएगी नेगेटिव, अभी करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे हैं, यहाँ पे ये ईएमएफ जनरेट हुई है, ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की है, तो ईएमएफ जनरेट होना, यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे आएगा, तो बेटा करंट कैसे जा रहा था, करंट बढ़ रहा है तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपोज करेगी, तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे आएगी, ये हाई पोटेंशियल पे होगा और ये लो पोटेंशियल पे होगा, तो अपन लिख सकते हैं BQ माइनस BP, बेटे पॉजिटिव आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे है, तो ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पे आएगा और ये पॉइंट किस पे आएगा, लो पोटेंशियल पे, ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पे आएगा और ये पॉइंट आएगा लो पोटेंशियल पे, तो VP माइनस VQ को हम क्या लिखेंगे बेटा, दिस विल बी रिटन एज L di by dt, विद माइनस साइन और प्लस साइन, जरा चेक कीजिएगा, विल इट बी विद माइनस साइन और प्लस साइन, जरा चेक कीजिएगा,
बेटा ये माइनस साइन के साथ आना चाहिए या प्लस साइन के साथ आना चाहिए? मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि मैंने गलत लिखा है, क्योंकि मैंने जानबूझ के गलत लिख रखा है। सेल्फ ईएमएफ माइनस एल डी बाई डी टी होगी। तो यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, ये मैंने गलत लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ आप 1-2 मिनट सोच के इसको चेक कीजिएगा, आप 2-3 मिनट सोच के चेक कीजिएगा, क्योंकि मैं करंट लिख के बाकी सबके साथ रिलेट करूँगा इसको। तो करंट इस तरह से बढ़ रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ ऐसे आएगी, तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे आएगी। तो बैटरी में देखना नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ से कहाँ तक जाती है? लोड से हायर पोटेंशियल, लोड से हायर पोटेंशियल। तो ये लोड पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल है। तो वीपी माइनस वीक्यू पॉजिटिव आना चाहिए, वीपी माइनस वीक्यू पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे हम साफ देखते हैं आई टाइम के साथ बढ़ रहा है। हमने क्या केस लिया? आई टाइम के साथ बढ़ रहा है तो डीएबीटी पॉजिटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे जो इक्वल लिख रखा है, यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, मुझे बस इतना ही देखना है, मुझे बस इतना ही देखना है, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो बेटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं P विल बी एट लोड पोटेंशियल, P विल बी एट लोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं ईएमएफ इस डायरेक्शन में है, तो कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल पे आएगा और कौन सा पॉइंट लोड पोटेंशियल पे आएगा। तो कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल पे आएगा और कौन सा पॉइंट लोड पोटेंशियल पे आएगा। तो यहाँ पे मैं साफ चल रहा है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे है, तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे है, ये हाई पोटेंशियल पे है और ये किस पे है? लोड पोटेंशियल पे है। तो बेटा करंट ऐसे बढ़ रहा है, ईएमएफ ऐसे आएगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी क्यू विल बी ग्रेटर देन वीपी। चलो इसको इतना ही लिख लेते हैं, बाकी मैं पूरे तो बेटा अब हमें ये चीज़ देखनी है। तो यहाँ पे सर्किट लेंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फॉर्मूलेस में कल लिखवा दूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें अगर करंट ऐसे इंक्रीज कर रहा है, ईएमएफ ऐसे आएगी। अगर ईएमएफ ऐसे आएगी, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे है, तो क्या हायर पोटेंशियल पे होगा, क्या लोड पोटेंशियल पे होगा, उस पर देखना है। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे है, ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे आएगा, ये लोड पोटेंशियल पे आएगा, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगी, ओपन कर रखा है, इधर से नेगेटिव चार्ज निकालेंगे। तो ये टर्मिनल क्या आएगा? ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा। अगर इसमें करंट डिक्रीज कर रहा होगा, अगर इसमें करंट डिक्रीज कर रहा होता, अगर इसमें करंट डिक्रीज कर रहा होता तो ईएमएफ ऐसे आती। तो ईएमएफ अगर ऐसे आती तो हायर पोटेंशियल पे होता और ये किस पे होता? लोड पोटेंशियल पे। ये किस पे होता? लोड पोटेंशियल पे। बेटा मुझे एक काम चाहिए, वीपी माइनस वीक्यू का एक्सप्रेशन निकालना है। तो मैं बस आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पे, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फाइंड पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल Q इन शोन केस। एक छोटा सा काम है आपको, ये